हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। उम्मीद करते होंगे कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के पहले चैप्टर जीवों में जनन का अध्ययन कर रहे थे। तो हम लोग 8 लेक्चर तक 8 क्लास इसका देख चुके थे। आज इस क्लास का 9वां लेक्चर है। हम लोग पढ़ रहे थे लैंगिक जनन के बारे में। हम वहाँ पे बात किए थे जो लैंगिक जनन होता है उसमें 3 प्रकार की घटनाएं होती है। तीनों 3 घटनाओं में बांटा गया है इसको। जैसे निषेचन से पहले होने वाली जो घटना है उसको बोलते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। उसके बाद निषेचन और तीसरा जो है निषेचन पश्च घटनाएं। तो निषेचन के पहले जितनी भी घटनाएं होती है उसको हम लोग निषेचन पूर्व घटनाओं के अंतर्गत शामिल करते हैं। और उसमें 2 प्रकार की घटनाएं होती है। युग्मक जनन। युग्मक जनन मतलब लैंगिक अंगों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। हम लोग देखे थे कि युग्मक क्या होते हैं, सदैव अगुणित होते हैं, चाहे जीव द्विगुणित हो या अगुणित हो। ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखे थे कि युग्मक के प्रकार देखे थे, उसके आकार की और कार्यकी के आधार पर युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। सम युग्मकी, विषम युग्मकी और एक था असम युग्मकी। ठीक है। अब हम क्या किए थे कि निषेचन पूर्व होने वाली घटनाओं में से एक घटना युग्मक जनन के बारे में देख चुके थे। अब उसी के अंतर्गत जो दूसरी घटना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं युग्मकों का स्थानांतरण, तो उसके बारे में अध्ययन करना है। ठीक है। तो चलिए किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिख कर हम लाए हैं पहले से, ताकि थोड़ा सा टाइम को बचा सकें। देखिए, जो दूसरा हेडिंग है हम लोग का युग्मकों का स्थानांतरण, तो नाम से स्पष्ट है। युग्मकों का स्थानांतरण मतलब युग्मक का एक जगह से दूसरे जगह जाना। युग्मक कौन होंगे, नर युग्मक होंगे और मादा युग्मक होंगे। तो क्या लिखा गया है देखिए, युग्मकों के निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मकों के समीप आने की प्रक्रिया युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। ठीक है। प्रायः नर युग्मक गतिशील मतलब चल होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने में समर्थ होते हैं, जबकि मादा युग्मक अगतिशील अचल होता है। अतः नर युग्मक ही मादा युग्मक के समीप पहुंचता है। समयुग्मकी युग्मक में नर तथा मादा दोनों युग्मक गतिशील होते हैं, अतः दोनों एक दूसरे के समीप पहुंचते हैं तथा इनके भित्ति के विलीन होने से युग्मकों का संलयन होता है। हम लोग देखे थे कि समयुग्मकी युग्मक ऐसे युग्मक होते हैं जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मक आकार में भी समान होते हैं और उनके कार्य की भी क्या होती है, समान होती है। तो दोनों चल होते हैं। तो नर तथा मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं, पास आते हैं। और दोनों जब पास आते हैं तो दोनों की भित्ति एक दूसरे से क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है और युग्मक मिल जाते हैं। और युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग युग्मक संलयन या निषेचन कहते हैं, जिसको हम लोग इसके बाद देखेंगे। ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं कि जैसे जो साधारण जीव होते हैं ना, साधारण जीव जो होते हैं, साधारण जीवों जैसे शैवाल एवं ब्रायोफाइटा में युग्मकों के संलयन के लिए युग्मकों के संलयन के लिए माध्यम के रूप में
जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है। ठीक है जी। तो जो साधारण जीव हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोफाइटा और जो शैवाल हैं, निम्न कोटि के जीव हैं, मतलब साधारण जीव हैं। तो इनमें युग्मकों का संलयन, मतलब युग्मक का स्थानांतरण होने के लिए एक माध्यम जल की आवश्यकता होती है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं। देखिए, उच्च कोटि के पादपों उच्च कोटि के पादपों जैसे आवृतबीजी में नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मक अगतिशील मतलब इसको बोलते हैं अचल होते हैं। अतः इनमें युग्मक स्थानांतरण की एक विशिष्ट प्रक्रिया पाई जाती है, जिसे परागण को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग पोलिनेशन कहा जाता है। ठीक है जी। अभी ये जो है परागण जो है, इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। और हम आपको कई बार बता चुके हैं, जो पहला जो चैप्टर है वो क्या है, इंट्रोडक्शन है दूसरे, तीसरे और चौथे चैप्टर का। दूसरा चैप्टर हम लोग का क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और तीसरा है मानव जनन, और चौथा है जनन स्वास्थ्य। तो ये आगे के तीन चैप्टर किससे जुड़े हुए हैं, जनन से जुड़े हुए हैं। और पहले चैप्टर में हम जनन के बारे में बेसिक चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो सभी चीज़ें फिर से क्या होगी, दोबारा आएंगी दूसरे, तीसरे और चौथे चैप्टर में। ठीक है। तो यहाँ पे बस इंट्रो लेना है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम जब आएगा तब। तो जो जैसे उच्च कोटि के पादप होते हैं, जैसे आवृतबीजी पादप हो गए, वैसे पादप जिनमें फल लगते हैं, बीज बनते हैं और बीजों के ऊपर आवरण पाए जाते हैं। आवरण, आवृतबीजी, जिसका बीज आवरण से, कवर से ढका हुआ हो। जैसे हमारे चारों तरफ जितने भी, जैसे आम हो गया, लीची हो गया, ये सब आवृतबीजी पादप है। तो इसमें देखिए क्या होता है, दोनों प्रकार के युग्मक क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं। इस वजह से यहाँ पर एक विशेष प्रकार की विधि पाई जाती है युग्मक स्थानांतरण की, जिसको हम लोग परागण के नाम से जानते हैं। ठीक है। और थोड़ा बहुत इसके बारे में आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं परागण के बारे में। फिर से हम लोग इसका डिटेल अध्ययन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है। तो ये युग्मक स्थानांतरण हम लोग देख लिए। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में देख लिए। अब हमको देखना है निषेचन। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो दूसरी घटना है जिसका नाम हमने दिया है निषेचन, निषेचन
फर्टिलाइजेशन। निषेचन का मतलब होता है पहले क्या हुआ, युग्मकों का निर्माण हुआ, युग्मक का स्थानांतरण हुआ, युग्मक क्या हुआ, एक दूसरे के समीप पहुँचे, तो निषेचन पूर्व घटनाएं ये समाप्त हुई, उसके बाद से शुरू होता है निषेचन। निषेचन का मतलब होता है नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन कहलाती है। निषेचन कहलाती है। निषेचन का एक और नाम है युग्मक संलयन। ठीक है, इसे युग्मक संलयन, इसे युग्मक संलयन सिनगैमी के नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है। तो निषेचन को युग्मक संलयन के नाम से भी जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में सिनगैमी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं निषेचन के प्रकार। ठीक है, हम लोग बात करेंगे निषेचन के प्रकार के बारे में। निषेचन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखिए, निषेचन को, निषेचन कहाँ पे हो रहे हैं इसके आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। निषेचन स्थल के आधार पर निषेचन दो प्रकार का होता है। निषेचन स्थल के आधार पर निषेचन स्थल के आधार पर निषेचन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? तो निषेचन स्थल के आधार पर निषेचन दो प्रकार का होता है। इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, निषेचन का मतलब होता है नर तथा मादा युग्मकों का संलयन। मतलब नर तथा मादा युग्मक संलयन मतलब मिलना। कहाँ पर मिल रहे हैं, किस स्थान पर मिल रहे हैं, इस आधार पर निषेचन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला जो है उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन और दूसरे को बोलते हैं हम लोग आंतरिक निषेचन। तो क्या हो गया? पहला हो गया बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जो दूसरा है उसको बोलते हैं हम लोग आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीन शीट लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। पहला हम लोग नोट करेंगे बाह्य निषेचन।
पहला है बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखिए, जब नर तथा मादा युग्मकों का संलयन मतलब निषेचन कहाँ होता है? मादा प्राणी के शरीर के बाहर किसी माध्यम में होता है, बाह्य माध्यम में होता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग बाह्य निषेचन। ठीक है। जब जब नर तथा मादा जब नर तथा मादा युग्मकों का संलयन मादा प्राणी के शरीर के बाहर किसी बाह्य माध्यम में होता है तब इसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। ठीक है। जैसे क्या है, मेढक हो गया, उभयचर हो गए, मछली हो गए, ठीक है, सरीसृप हो गए, इनमें क्या होता है, पक्षी हो गए, इनमें क्या होता है, युग्मकों को छोड़ दिया जाता है। नर प्राणी के द्वारा नर युग्मक और मादा प्राणी के द्वारा मादा युग्मक को, जैसे मेढक है उसमें पानी में छोड़ दिया जाता है, और वो क्या होता है, पानी में मतलब बाह्य माध्यम में दोनों आपस में मिलते हैं, वहाँ पर निषेचन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। मादा प्राणी के शरीर के अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बाह्य निषेचन में ज़्यादा युग्मकों के निर्माण की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जी? उभयचर हो जाएगा, मछली हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? उभयचर, मछली। उभयचर में जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेढक, मछली। ठीक है। और क्या हो जाएंगे? जैसे अभी हम आपको बताए थे, सवाल हो जाएगा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट। हमने आपको बताया था कि साधारण जीवों जैसे शैवाल तथा ब्रायोफाइटा में युग्मकों के संलयन के लिए, मतलब युग्मक जब एक दूसरे के समीप जाते हैं तो बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वहीं पर हमने आज ही आपको बताया है। तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं दूसरा जो है, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन। दूसरा क्या है जी? आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो नाम से स्पष्ट है
यहाँ पर जो निषेचन होगा मतलब नर तथा मादा युग्मकों का जो संलयन होगा बाह्य माध्यम में नहीं होगा, मादा प्राणी के शरीर के अंदर आंतरिक माध्यम में होगा। ठीक है। निषेचन की वह प्रक्रिया जो कहाँ होती है जी, मादा प्राणी के शरीर के अंदर होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन। ठीक है। जब जैसे उसको लिखे हैं इसको ऐसे ही लिखते हैं एक ही लैंग्वेज में। जब नर तथा मादा युग्मकों जब नर तथा मादा युग्मकों का संलयन मादा प्राणी के शरीर के अंदर आंतरिक माध्यम में होता है तब इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। तब इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य। हम लोग के शरीर में मनुष्य में क्या होता है, केवल नर युग्मक माध्यम में छोड़े जाते हैं और वो नर युग्मक मादा के जनन पथ में जाते हैं और मादा युग्मक के संलयन से निषेचन क्रिया होती है। तो मनुष्य सहित सभी स्तनधारी इसके एग्जाम्पल होंगे। सभी स्तनधारियों में ऐसे ही होता है। मनुष्य सहित सभी स्तनधारी साथ ही साथ क्या हो जाएंगे जी, उच्च पादप। उच्च पादप में कौन आते हैं, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। सबसे उच्च कौन है, आवृत बीजी है, और उससे थोड़ा सा कम विकसित होता है अनावृत बीजी। इसमें पक्षी सरीसृप सब आते हैं, सब स्तनधारी में आते हैं जी। स्तनधारी को ही तो बांटा गया है 4 वर्गों में। चलिए, तो हम लोग देख लिए कि निषेचन स्थल के आधार पर निषेचन 2 प्रकार का होता है। जब निषेचन की क्रिया अर्थात नर तथा मादा युग्मकों का संलयन मादा प्राणी के शरीर के बाहर किसी माध्यम में हो, तब हम उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या है, उभयचर है, मेढक है। मेढक में क्या होता है, नर मेढक और मादा मेढक के द्वारा युग्मकों को जल में छोड़ दिया जाता है और वो क्या करते हैं, वो जल में ही आपस में मिलते हैं, मतलब निषेचन क्रिया होती है। आंतरिक निषेचन का मतलब होता है जब नर तथा मादा युग्मक मादा प्राणी के शरीर के अंदर आंतरिक माध्यम में एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है जी। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मनुष्य सहित सभी स्तनधारी तथा उच्च कोटि के जो पादप होते हैं, जैसे आवृत बीजी और अनावृत बीजी हो गए। तो देखिए यहाँ पे जो बाह्य निषेचन है वो उसमें क्या होता है, निषेचन बाहर होता है। तो इसका मतलब निषेचन अगर किसी माध्यम में हो रहा है तो युग्मकों की संख्या अधिक होगी ताकि निषेचन की क्रिया सुनिश्चित हो सके। कहने का मतलब बाह्य निषेचन जो है ना, वो क्या होता है, एक संयोग की क्रिया है। मान लीजिए नर मेढक के द्वारा युग्मक को जल में छोड़ा गया और मादा मेढक के द्वारा भी युग्मक को जल में छोड़ा गया, लेकिन जल की तेज धारा के वजह से दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए। तो इस क्रिया को सुनिश्चित करने के लिए बाह्य निषेचन करने वाले प्राणियों में अधिक युग्मकों का निर्माण करना पड़ता है। ठीक है, अधिक युग्मकों का निर्माण करना पड़ेगा ताकि
युग्मक मिल करके निषेचन की क्रिया को सुनिश्चित कर सकें। और जब निषेचन हो जाएगा तो क्या होगा, युग्मनज बनेगा। निषेचन के बाद हम देखेंगे तो जो जीव होते हैं, जो बाह्य निषेचन जिनमें होता है, उनके जीवन की उत्तरजीवता कम होती है, क्योंकि जो दूसरे भक्षक प्राणी है उनका भक्षण भी कर सकते हैं। जैसे पानी में ही क्या है, नर तथा मादा युग्मक मिल गए, लेकिन कोई दूसरा प्राणी आकर क्या किया, उसको खा गया, तो इस वजह से उस जीव का क्या हो पाएगा, विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए उसकी उत्तरजीविता कम होती है। ठीक है, उत्तरजीविता कम होती है। एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, थोड़ा पिकअप कर लेते हैं। चलिए, हम लोग क्या देख रहे थे कि बाह्य निषेचन में अधिक संख्या में युग्मकों के निर्माण की आवश्यकता होती है, ताकि निषेचन की क्रिया सुनिश्चित हो सके। इसमें जो जीव उत्पन्न होंगे उसमें उनकी उत्तरजीविता क्या होगी, कम होगी, जबकि आंतरिक निषेचन में ऐसा नहीं है। आंतरिक निषेचन में उत्पन्न होने वाले जीवों की उत्तरजीविता अधिक होती है, तथा आंतरिक निषेचन की क्रिया अपेक्षाकृत अधिक सुनिश्चित होती है। ठीक है, साथ ही साथ आंतरिक निषेचन में उत्पन्न होने वाले जीवों की संख्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे युग्मक कम होंगे तो उत्पन्न होने वाले जीव भी क्या होंगे, कम होंगे, जबकि बाह्य निषेचन में युग्मकों की संख्या अधिक है तो उत्पन्न होने वाले जीवों की संख्या भी क्या होगी, अधिक होगी। साथ ही साथ देखिए कि बाह्य निषेचन में जो युग्मक हैं, नर तथा मादा दोनों प्राणियों के द्वारा छोड़े जाते हैं, जबकि आंतरिक निषेचन में युग्मक केवल नर प्राणी के द्वारा ही छोड़े जाते हैं। नर युग्मक छोड़े जाते हैं जो माध्यम से होते हुए मादा के जनन पथ में प्रवेश करता है, और वहां पर पहले से ही उपस्थित होता है मादा युग्मक, उससे संयोग करके क्या करता है, निषेचन करता है, और निषेचन से युग्मनज, युग्मनज से जीव भ्रूण, और भ्रूण से नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे, अभी टॉपिक देखेंगे बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में क्या अंतर है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाएंगे, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर। बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन में अंतर। ठीक है जी, बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन and internal fertilization। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी अंतर पूछे, अंतर का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना, तुलना करना, तो उसको आमने सामने लिखना चाहिए, दो कॉलम बनाना चाहिए, दोनों को आमने सामने। क्योंकि किसी भी चीज़ों की तुलना तभी हो सकती है जब दोनों चीज़ें क्या हो, आमने सामने हो। तो एग्जाम में नंबर जो होते हैं ना, अच्छे तरीके से लिखने से होते हैं, नंबर अच्छे आते हैं। ऐसे ही कॉपी भर देने से नंबर नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे, और एक तरफ लिखेंगे बाह्य निषेचन और एक तरफ लिखेंगे क्या, आंतरिक निषेचन। तो दो कॉलम बना लेते हैं हम लोग। बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
और दूसरा कॉलम हम लोग बनाते हैं आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बारे में लिखेंगे। तभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि निषेचन की वह प्रक्रिया जो बाह्य माध्यम में होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं, निषेचन की वह प्रक्रिया, निषेचन की वह प्रक्रिया जो बाह्य माध्यम में संपन्न होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। बाह्य निषेचन कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, निषेचन का वह प्रक्रम, निषेचन का वह प्रक्रम जो मादा प्राणी के, मादा प्राणी के शरीर के अंदर आंतरिक माध्यम में, आंतरिक माध्यम में, आंतरिक माध्यम में संपन्न होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। निषेचन कहलाता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। दूसरा हम बात करेंगे, देखिए बाह्य निषेचन जो होता है ना, बाह्य निषेचन में नर तथा मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं, माध्यम में, बाह्य माध्यम में छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें इसमें नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मक, दोनों प्रकार के युग्मक बाह्य माध्यम में, बाह्य माध्यम क्या हो जाएगा जी, जल हो जाएगा, बाह्य माध्यम में मुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ना, केवल नर युग्मक ही बाह्य माध्यम में मुक्त किए जाते हैं। और बाह्य माध्यम में क्या, वो बाह्य माध्यम से होते हुए मादा प्राणी के शरीर के अंदर चले जाते हैं। इसमें केवल, इसमें केवल नर युग्मक ही, नर युग्मक ही माध्यम में मुक्त किए जाते हैं, किए जाते हैं, जो मादा के प्रजनन मार्ग में चले जाते हैं, प्रजनन मार्ग में चले जाते हैं।
ठीक है जी। अब इसमें दोनों प्रकार के युग्मक बाह्य माध्यम में छोड़ दिए हैं। इसका मतलब क्या है, यह क्रिया जो होती है संयोगवश होती है और यह क्रिया क्या होती है, सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम यहीं पर नोट कर देते हैं, नहीं तो फिर से हमको लिखना पड़ेगा। इसको हम इरेज करके यहाँ पे नोट कर देते हैं। 2 लिख चुके हैं, इसी में हम बाकी जो है उसको नोट कर देते हैं। चलिए तीसरा नंबर जो है, यह क्रिया संयोगवश होती है, यह क्रिया सुनिश्चित होती है। यह क्रिया सुनिश्चित होती है। ठीक है जी। अब यह क्रिया संयोगवश होती है, मतलब इसको सुनिश्चित बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अधिक युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो बाह्य निषेचन में युग्मकों का निर्माण क्या होता है जी, अधिक होता है। बाह्य निषेचन में अधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण होता है। क्या होता है, अधिक संख्या में दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। अब देखिए आंतरिक निषेचन में क्या होता है, मादा युग्मक क्या होते हैं, सीमित संख्या में होता है। जैसे मनुष्य का हम बात करें तो जनरली एक ही अंडाणु होता है, मादा युग्मक होता है, और करोड़ों क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आंतरिक निषेचन में केवल नर युग्मकों का ही अधिक संख्या में निर्माण होता है। तो चौथा लिखेंगे, आंतरिक निषेचन में केवल नर युग्मकों का निर्माण अधिक संख्या में होता है। अधिक संख्या में होता है। ठीक है, मादा युग्मक यही है, नर युग्मक कितने भी रहे, जब एक मादा युग्मक होगा तो निषेचन से एक ही युग्मनज बनेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मादा में क्या होते हैं, 2 मादा युग्मक बन गए, तो जुड़वा वाला केस होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए क्या है, बहुत अधिक संख्या में नर और मादा युग्मक पानी में किसी जीव के द्वारा छोड़ दिए गए हैं, तो जब बहुत सारे जब मिल जाएंगे तो मिलने से क्या हो जाएगा, अधिक संख्या में जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अधिक संख्या में जीवों की उत्पत्ति होती है। ठीक है जी। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, सीमित संख्या में
जीवों की उत्पत्ति जीवों की उत्पत्ति होती है। ठीक है जी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी भी कुछ एक दो पॉइंट बचे हुए हैं, इसको हम नोट कर देते हैं, यहीं पे इरेज करके नोट कर देते हैं। 5 देख चुके हैं, छठा देखना है। अब देखिए, ये निषेचन जब होगा तो बाह्य माध्यम में होगा, तो जीव जो उत्पन्न हो रहे हैं वो भी बाह्य माध्यम में होंगे। जो छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जीवों की उत्तरजीविता की संभावना बहुत कम होती है। छठे नंबर पर लिखेंगे, इसमें उत्पन्न जीवों की उत्तरजीविता की संभावना कम होती है, क्योंकि शिकारी प्राणी से भक्षण का खतरा बना रहता है। होगा क्या, जैसे मान लीजिए नर और मादा युग्मक मिल गए तो निषेचन हो गया, और निषेचन हुआ ही है और उसको कोई शिकारी प्राणी उसका भक्षण कर गया, उसको निगल गया, खा गया, तो जीव उत्पन्न ही नहीं होगा। या जीव छोटे भी हैं तो उसकी क्या हो जाएगी, उसको भी खा जाएगा शिकारी। इसमें क्या होता है, चूंकि निषेचन की क्रिया मादा प्राणी के शरीर के अंदर होती है, इसलिए इसमें क्या होता है, ये सुनिश्चित होता है, इसमें जीवों की उत्तरजीविता की संभावना अधिक होती है। इसमें जीवों की उत्तरजीविता की संभावना अधिक होती है। इसमें जीवों की उत्तरजीविता की संभावना अधिक होती है। अब देखिए, जो युग्मक का निर्माण हो रहा है, बाह्य निषेचन में अधिक संख्या में युग्मक बन रहे हैं, तो युग्मक के निर्माण में क्या होगा, ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब बाह्य निषेचन में अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसको भी नोट करेंगे। इस प्रकार के निषेचन में अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के निषेचन में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की खपत होती है। ठीक है जी। तो ये हो गया हम लोग का बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
तो हम लोग निषेचन की घटना में पढ़ लिए, ये सब होता है निषेचन में आता है। तो लैंगिक जनन की ये दूसरी घटना हो गई। लैंगिक जनन की जो तीसरी घटना है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नया स्लाइड ले लेते हैं। लैंगिक जनन की तीसरी घटना के बारे में बात करेंगे। लैंगिक जनन की जो तीसरी घटना है उसको हम लोग बोलते हैं निषेचन पश्च घटनाएं। पश्च घटनाएं, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हम लोग आज वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आपको हमारा पढ़ाया गया सभी चीज़ें क्या है स्पष्ट हो रही होंगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करेंगे तो हम उसका अगले क्लास में उत्तर देने की हर संभव कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। आप लोग के सहयोग से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को भी कवर करेंगे और आने वाले 2027 के एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स भी सिक्योर करेंगे। ठीक है, तो आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं और हम लोग नए हैं, हम लोग को ग्रो करने में आप सहायता कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको अगर कोई भी समस्या आती है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आते ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं। हम इसलिए पढ़ाई शुरू कर देते हैं, आते हैं तुरंत शुरू कर देते हैं, ताकि आपको अगर फ्यूचर में जब भी क्लास को दोबारा देखें तो आपको टाइम लॉस ना हो इधर उधर की फिजूल की बातों में। ठीक है, बाकी अगर कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग किसी वीडियो में खुल के बात करेंगे। ऑनलाइन हम लोग कुछ दिनों के बाद शुरू करेंगे तो बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।